हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के टूर के मना करने के बाद इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड है, जिन्होंने अगले महीने 2 पाकिस्तान में T20 खेलने आना था और उनकी विमेन टीम ने भी आना था, उन्होंने पाकिस्तान का टूर करने से भी माजरत कर ली है। जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का बयान है वो ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला उन्होंने हिचकिचाते हुए लिया है, मगर उनके खिलाड़ी जो है इस वक्त इस रीजन में आने से कतरा रहे हैं। न सिर्फ कतरा रहे हैं बल्कि उनके ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप होने ही वाला है। तो सब टीम्स जो हैं वो तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती ये है कि पहले न्यूजीलैंड और अब इंग्लैंड और मुतवक्किल तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अगर ये टीमें बाइकआउट करती हैं तो पाकिस्तान को वो मौका नहीं मिलेगा T20 की प्रिपरेशन का जो इन टीमों के साथ खेलने से मिल सकता है। इंग्लैंड जो है वो नंबर 1 टीम है और जो न्यूजीलैंड थी वो चौथे नंबर की टीम है, पाकिस्तान तीसरे नंबर की टीम है। तो पाकिस्तान के जो नए PCB के सरबराह हैं रमीज़ राजा, उन्होंने भी कहा है कि उन्हें मायूसी हुई है इंग्लैंड के फ़ैसले से, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए कि वो दुनिया की बेहतरीन टीम बन जाएं तो लाइनें लग जाएंगी और ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं दिए जाएंगे। ये सारा मामला शुरू होता है 5 आइज़ नामी, यानी 5 मुल्कों की इंटेलिजेंस, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड शामिल हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के टूर शुरू होने से चंद घंटे पहले एक थ्रेट एडवाइज़री इशू की और ये कहा कि शायद ख़तरा है न्यूजीलैंड की टीम को। पाकिस्तान को नहीं बताया गया, बहरहाल वो टीम चली गई। इंग्लैंड ने भी कमोबेश उस वक्त ही ये ख्याल किया जा रहा था कि इंग्लैंड नहीं आएगी, जिसका आज उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का भी प्रोग्राम नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान का टूर करे। क्या ये सिर्फ क्रिकेट है या इसके पीछे कोई सियासत भी है? इस पे बहुत बात हो रही है। वुसै साहब तो हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर ARY के हाशमी मौजूद हैं। बहुत अरसे से, शायद 30 साल से ये क्रिकेट को ही फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्स, वर्ल्ड कप सब देखें। शाहिद साहब, हम क्या समझें इस सारी चीज़ को? क्या क्रिकेट में सियासत घुस गई है या वाकई कोई ऐसा थ्रेट है पाकिस्तान में जो इन टीम्स को नज़र आ रहा है और हमें नहीं नज़र आ रहा? अंदर की बात क्या है? मुबश्शिर भाई, वालेकुम। कॉम्बिनेशन ये पॉलिटिकल टेंशन जो अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी है उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, और फिर जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसमें भी हम इनइक्वालिटी और आइसोलेशन का हमें सामना है, और काफ़ी अरसे से, आज से नहीं है। और रमीज़ राजा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम वर्ल्ड की टॉप टीम बनेंगे, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, हम लोगों को हराएंगे, हम वर्ल्ड कप T20 जो होने वाला है वो जीत कर अगर आ गए तो फिर लोग हमारी तरफ तवज्जो देंगे। हमें अपनी क्रिकेट को भी संवारना है, हमें अपने मुल्क के जो हालात हैं उनको भी संभालना है, और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे भी रिव्यू करना है, अपनी क्रिकेटिंग पॉलिसी पे भी रिव्यू करना है कि हम तो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं बावजूद इसके कि पैंडेमिक होता है। वेस्ट इंडीज़ गई इंग्लैंड तो उन्होंने 3 मिलियन पाउंड का लोन लिया इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से। हमने जेंटलमैन एक्ट किया कि हम बावजूद हमारे डॉक्टर ने कहा था कि ये टूर बड़ा डेंजरस हो सकता है, उसके बावजूद हम वहाँ गए, इंग्लैंड को 50 मिलियन पाउंड का फ़ायदा पहुँचाया, और बदले में हमें सिर्फ 2 T20 और ख़वातीन मैचेस उन्होंने हमें दिए थे, वो भी उन्होंने आज हमसे वापस ले लिए। और बड़ा एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि जब 5 आइज़ की इंटेलिजेंस शेयरिंग पर न्यूजीलैंड चली गई तो फिर इंग्लैंड कैसे रुक सकती थी? तो आप जो ये दोनों बातें, एक तो क्रिकेट की पॉलिटिक्स पे आएँ, ये भी लोग जो नकाद हैं जो बहुत ज़्यादा सख्तगीर मौक़िफ़ रखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सारा जो है इंडिया करवा रहा है, अपनी डोमिनेंस जो उसकी ICC की है। ऐसा है आपके ख्याल में? बिल्कुल है, इंडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और हम 2009 में जो अटैक्स थे वो भी हमने उन्हीं के ऊपर ब्लेम किए थे। ये तो पार्ट है इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया में कुछ होता है वो हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं, हमारे ऊपर कुछ होता है तो हम इंडिया के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। इंडिया का डोमिनेंस है ICC में, और हम से उन्होंने जो वादा किया था कि हमसे खेलेंगे, 2014 में एक MOU साइन किया था, उस पर हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में गए तो वहाँ पे भी हमें मुँह की खानी पड़ी। हम $63 मिलियन लेने गए थे, हमें उल्टा $2 मिलियन लीगल कॉस्ट देनी पड़ गई।
तो इंडिया का डोमिनेंस है, इंडिया नहीं चाहता। और जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को टूर पर आने से पहले जो होक्स ईमेल्स मिली थी, वो भी इंडिया के बहुत से लोगों ने की होंगी यकीनन, और वो लोग नहीं चाहते कि हमारी क्रिकेट रिवाइव हो और हम क्रिकेट में टॉप नेशन बने, इंडिया को कम्पीट कर सकें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ शाहिद हाशमी भाई, कि अगर 5 आइज़ के कहने पे ये टूर पोस्टपोन हुआ है तो 5 आइज़ में इंडिया तो शामिल नहीं है, और अगर इंडिया के असर व रसूख की बुनियाद पे ये टूर्स मुलतवी हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया यूके और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी पावर्स को डिक्टेट कराने की पोजीशन में है। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है क्या? बिल्कुल है, डिक्टेट भी करवाता है, डोमिनेंस भी है। अभी जो ये सारा सिलसिला चल रहा है इसमें तो 5 आइज़ का ज़्यादा कसूर है, और यूएस हमारी पॉलिसी से जो हमारी अफगानिस्तान में है उससे हमसे चिढ़ा हुआ है, वो हमारा हाथ मरोड़ना चाहता है। जो बाइडन फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, इमरान खान रोज़ाना फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, तो उस फॉरेन पॉलिसी का भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और फिर पीछे इंडिया भी है। अक्सर वो बहुत से प्लेयर्स को, जैसे हर्षल गिब्स ने कहा कि मैं कश्मीर प्रीमियर लीग में आना चाह रहा था तो मुझे इंडिया ने मना किया कि आइंदा आपके लिए आईपीएल के दरवाजे बंद कर देंगे। तो इस तरह की भी वो छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पर भी इस तरह की हरकतें करता रहता है। ये अभी जो पार्ट हुआ है ये ज़्यादातर इसमें 5 आइज़ का हाथ है, और उसमें चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है तो अभी से नहीं लग रहा। अगर 5 आइज़ का ये किस्सा ना भी हुआ होता, न्यूजीलैंड पूरा टूर करके चला भी जाता, तब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम अफगानिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है उसका बहाना बनाकर ऑस्ट्रेलिया हमारे पास कभी भी नहीं आता। 1998 से वो नहीं आया हमारे पास। तो आपने शुरू में ही तो कहीं ये गलती से हमें अफगान टीम तो नहीं समझ रहे? अफगान टीम अब हमें सपोर्ट करेगी इसलिए कि उनके तो तालिबान के सारे लोग अब अफगान क्रिकेट बोर्ड में भी आ गए। उन्होंने अपना आज सीईओ भी चेंज कर लिया, वो भी अफगानिस्तान। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहीं ये यूके और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हमें अफगानिस्तान की टीम तो नहीं समझ रहे जो हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा भी होता है, अक्सर ऐसा भी होता है कि हम टॉप टीम नहीं है तो हमसे वो कम्पीट नहीं करना चाहते। हम टीवी राइट्स में इतने पैसे उन्हें नहीं दे सकते, या हम टीवी राइट्स में इतने पैसे नहीं कमाते जितना इंडिया कमाता है। इंडिया के टीवी राइट्स $944 मिलियन के ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, हमारे 140-150 पे जाते हैं। तो उससे भी बहुत से लोगों को शिकायत होती है, या उससे भी बहुत लोग हमें कमतर समझते हैं। तो हमें अपनी ना सिर्फ क्रिकेट को उठाना है बल्कि एज अ कंट्री हमें अपने हालात को भी बेहतर करना है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, मैं एक और मुबशिर, इससे पहले आपसे कुछ पूछे, मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ आपसे लास्ट, कि अगर ये इतने ही बदजनी है आपस में तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान आने के बाद ही वापस क्यों जाता है? इंग्लैंड क्यों शेड्यूल तय करता है कि पाकिस्तान में नवंबर में आके खेलेगा, और ऑस्ट्रेलिया कैलेंडर क्यों बना लेता है पाकिस्तान के साथ जब इवेंचुअली उन्हें नहीं खेलना? तो ये क्यों करते हैं फिर ऐसा? किसका, उन्हें क्या फ़ायदा है इससे, या हमें क्या नुकसान है या फ़ायदा है? देखिए, हम सीधा इनकार करते हैं। हमारी जो अप्रोच होती है, हमारी जो, हाँ बिल्कुल सीधा वो इनकार करते हैं। हम जब किसी मुल्क में जाते हैं, हम कभी भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते। हम वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाके 4 सीरीज 3-0 हारे हैं, और उनके जो फॉर्मर कैप्टन है इयन चैपल, वो कहते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, पाकिस्तान को ना बुलाए। जब इंडिया जाती है किसी मुल्क में तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको टीवी राइट्स की मद में देते हैं। इंडिया जब उस होस्ट कंट्री से क्रिकेट खरीदता है, क्रिकेट के राइट्स खरीदता है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के $308 मिलियन ऑस्ट्रेलिया ने कमाए, इंडिया ने जो उनके पास स्टोर किया था पिछले साल और इस साल के शुरू में। तो वो मर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले कि किसी तरह टूर हो जाए, कहीं कोविड की वजह से खतरनाक ना हो जाए, हमारी तो पूरी क्रिकेट तबाह हो जाएगी अगर इंडिया नहीं आया। तो इंडिया का वो एक जो क्लाउट है, बिसाइड बीइंग डोमिनेंट कंट्री इन द आईसीसी, वो जो क्लाउट है टीवी राइट्स है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, वो हमारे पास। शाहिद साहब, आपने शुरू में फॉरेन पॉलिसी की बात की। हमारी जो जब न्यूजीलैंड का दौरा कैंसिल हुआ तो ऊपर से नीचे तक ज़ाहिर है मायूस थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, खूब हमने दबा करके न्यूजीलैंड हुकूमत को और न्यूजीलैंड की टीम को गालियां दी। लेकिन कोई आपके इल्म में है कि कोई पसे पर्दा जो है कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट शुरू हुई कि न्यूजीलैंड किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल ले, या इवेंचुअली इंग्लैंड को जो है हम कन्विंस करें कि नहीं आप आ सकते हैं, 2 T20 की बात है, या उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया?
नहीं, पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू का तो ऑप्शन नहीं दिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से जब ये बातचीत शुरू हुई, सुबह 3 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव को उठा के बताया गया कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि फ्राइडे का मैच सैटरडे को खेल लें, बगैर तमाशाइयों के खेल लें, पिंडी से मैच लाहौर ले जाएं। लेकिन न्यूजीलैंड शायद माइंड मेकअप कर चुके थे, उनको जो बकौल उनके क्रेडिबल सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं वो उसके ऊपर उन्होंने एक्ट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी वज़ीर आज़म जसिंडा बहन को फ़ोन भी किया, लेकिन जसिंडा बहन भी नहीं मानी। तो उस लेवल तक तो गए। लेकिन हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी हमारे मुल्कों से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। आप देखें जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इंडिया वहाँ छाया हुआ है, सऊदी अरब है वहाँ इंडिया छाया हुआ है, यूके ने हमें रेड लिस्ट से नहीं निकाला, इंडिया को निकाल दिया, जहाँ इंडिया का डेल्टा वेरिएंट इतना स्ट्रॉन्ग था, हमें निकाल दिया, हमें निकाल अब तो निकाल दिया। लेकिन मुझे ये बताइए कि हमने एफर्ट की डिप्लोमेटिकली कि किसी तरीके से उनको कन्विंस किया जाए। न्यूजीलैंड का चले ऑफ हो गया, इंग्लैंड, अब इंग्लैंड ने भी अगर मैं माइंड बना लूं तो आप मेरा क्या कर लेंगे? नहीं, वही मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट का फ़ायदा है, या कम से कम वो वेन्यू हमें क्लोज नहीं करनी चाहिए थी। हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ये मामलात को बात करनी चाहिए थी, अवे फ्रॉम द लाइमलाइट ऑब्वियसली। देखिए, हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लॉन्ग टर्म पे करने पड़े। मैं अक्सर जाहिद भाई को पढ़ता रहता हूँ, जाहिद हुसैन साहब को डॉन में, वो कहते हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको वर्बोसिटी की आदत है। तो बड़ी हंसी आती है। वर्बोसिटी को उर्दू में क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। तो वो सारी मजा नहीं आया, ये तर्जुमा ठीक नहीं है, मजा नहीं आया, वो मजा आप रहने दें। हाँ बोलिए। वो हमें उन चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा, और क्रिकेटिंग लेवल पे भी हमें लॉबिंग भी करनी पड़ेगी आईसीसी के मेंबर कंट्रीज से, उन कंट्रीज के साथ जो हर्ट हुए हैं। श्रीलंका हर्ट हुआ है, साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड ने टूर बीच में से छोड़ के इंग्लैंड चला गया कोविड की ब्रीच के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया ने एक पूरा टूर उन्होंने कोविड की सिवियरिटी पे कैंसिल कर दिया। तो हमें उन हर्ट कंट्रीज को मिलाकर लॉबिंग करनी होगी। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका को अपनियां बुलाना होगा, श्रीलंका को अपनियां बुलाना होगा, बांग्लादेश को अपनियां बुलाना होगा, और फिर लॉन्ग टर्म में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो हम जो हैं अभी भी अब से लेकर के T20 वर्ल्ड तक के लिए जो टाइम है, हम अब जो प्लानिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो ये है कि लोकल PSL खेल लिया जाए या उस तरह कर लिया जाए। तो हम जिस प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, और रमीज़ भाई ने जो कहा है कि आप बेस्ट टीम बन जाएंगे, तो जाहिर है हमें वो ना इन्वायरमेंट मिलेगी, ना ही हमें वो प्रैक्टिस मिलेगी इंटरनेशनल जब हम T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान की टीम की एक ख़ास बात है कि उसको आप कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते कि वो जीत जाएगी। और जब पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी होती है कि बैक टू द वॉल्स विदाउट प्रिपरेशन, तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम हमेशा अच्छा करती है। पहले 2 मैच इंडिया और न्यूजीलैंड से हैं जो गालबन पाकिस्तान हार जाएगा, फिर अगले 3 मैच जीत कर किसी तरह दूसरे रिजल्ट पर डिपेंड करता हुआ सेमीफाइनल में पहुँच जाएगा। और ये सारी चीज़ें आप रूल आउट नहीं कर सकते। जब 2009 में श्रीलंकन टीम पर अटैक्स हुए थे, मार्च 2009 में, जून 2009 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत गया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो ये इस टीम की बड़ी खासियत है कि जब भी बैक टू द वॉल्स होते हैं वो अच्छा करते हैं। और अब प्लेयरों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें अगर आउटसाइड वर्ल्ड को अपना बनाना है, हमें आउटसाइड वर्ल्ड को कन्विंस करना है कि हमसे आकर खेलो, या हमसे इवन न्यूट्रल वेन्यूज़ पर भी खेलो। अब हमें अगले 2-3 साल न्यूट्रल वेन्यूज़ पर जाना पड़ेगा, वरना हमें बड़ा फाइनेंशियल लॉसेज होने वाले हैं। तो हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको हमारे यहाँ आकर खेलना है, इसलिए कि हम दुनिया की टॉप टीम। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तफसील से बताया। विद दी होप कि वी विल बाउंस बैक। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जब से आई है और जब नहीं भी आई थी, तो हमेशा बात करते थे कि बिल्कुल शफाफियत हर मामले में होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लोगों ने सराहा, उनको पावर में ले आए, मगर आपको पता है पावर की अलग ही डायनामिक्स होती हैं। अभी भी वज़ीर आज़म अपने एड्रेस में यही कहते हैं कि पाकिस्तान में शफाफियत होनी चाहिए, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मगर आज एक सब कुछ शफाफ तो है। हाँ, क्या नज़र नहीं आ रहा? चलें, वुसत साहब कह रहे हैं सब कुछ नज़र आ रहा है। बहरहाल आज कुछ अजीब नज़र आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत हुई
मुख्तसर थी, मगर उसमें हैरानकुन बात ये थी कि इस जो काबीना डिवीज़न है जो ज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन जो इस्लामाबाद में बैठा है, खान साहब ने ख़ुद बनाया है और कहा है कि राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सबको होना चाहिए, लिहाजा ये कमीशन बनाया गया और कहा कि ये जो है सब चीज़ें लेगा और उसने ली भी। एक शहरी हैं रावलपिंडी के अबरार खालिद, उन्होंने गुज़िश्ता बरस के अवाखिर में एक क्वेश्चन फाइल किया और नॉर्मली होता है कि हुकूमत जो है उसका जवाब दे देती है, मगर हुकूमत ने उसका जवाब नहीं दिया। और वो सवाल ये था कि वज़ीर आज़म ने अपने 3 साल के टेन्योर में फ़ॉरेन डिग्नेटरीज से कितने तोहफ़े लिए और वो तोहफ़े कहाँ गए और उनकी तफसील क्या है। तो हुकूमत ने जवाब नहीं दिया और कहा ये सेंसिटिव मसला है। तो जब वो फिर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हुकूमत कह रही है कि नहीं देंगे, तो आप बताइए कि क्या करना है। तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने जो है जो काबीना डिवीज़न का स्टांस था उसको मुस्तरद किया और कहा कि हर शहरी को ये जानने का हक़ है कि वज़ीर आज़म जो है वो कितने तोहफे लिए, क्या है, उनकी डिटेल्स दें। ये बात है 10 जनवरी की इस साल। तक रसाई का हक़। हाँ, इत्तलात तक रसाई का हक़ हर शहरी का हक़ है। और तो वो आया तो आज पता लगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काबीना डिवीज़न ने उस ऑर्डर को ही चैलेंज कर दिया और कहा कि नहीं जी, ये इससे बैनुर रियासती जो ताल्लुकात हैं उन पे असर पड़ेगा, गैर ज़रूरी मीडिया हाइप होगी। आप सोचें कि मीडिया हाइप कौन कह रहा है, मतलब ये हुकूमत कह रही है जो मीडिया के थ्रू ही एक हाइप क्रिएट जिसने की क्या है। कह रहा है? कोर्ट ने अभी नोटिस दे दिए हैं और कहा है कि जी आ जाएं सारे के सारे, आप बताएं। लेकिन मसला ये है कि तोशा खाना जब से रेफरेंस हुए तो आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म गिलानी का जब सैलाब ज़दगान में कहा गया कि उनको एक तोहफ़तन जो है हार मिला था तुर्की के सदर की फर्स्ट लेडी ने दिया था और वो सैलाब ज़दगान के लिए दिया था, मगर वो उन्होंने जो है उनकी अहलिया के गले में नज़र आया और उस पर केस भी बना है। आसिफ जरदारी साहब के ऊपर केस बने और अभी भी चल रहे हैं कि उन्होंने जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मंगवाई और उसमें जो है उन्होंने ड्यूटीज़ नहीं दी। ये मसला जो है जी वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीर हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, वो ट्वीट किया। हाँ, वो ये है कि मुख्तलिफ ममालिक में जब मुल्की सरबराह को तहफ़ देते हैं तो कोई भी मुल्क नशर नहीं करना चाहता कि उनका तोहफ़ा कितने रुपए का है। उनके तोहफ़े का दूसरे ममालिक के तहफ़ से मवाजना भी बुरा समझा जाता है। हमारे कुछ बरादर इस्लामी ममालिक तो इस बात को शदीद बदतमीज़ी समझते हैं। वज़ीर आज़म को मिलने वाले तमाम तहफ़ जो है वो मुल्की क़वानीन के तहत तोशा खाने में जमा करा दिए जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, और अगर कोई तोहफ़ा पास रखना मकसूद हो तो कानून के मुताबिक इसके एवज़ पैसे ख़जाने में जमा करा दिए जाते हैं। माजी में उनके मुताबिक 15% तक पैसे जमा करवाए जाते थे और वो तोहफ़ा जो है छप्पर कर लिया जाता था, मगर अब ये कह रहे हैं कि PTI की हुकूमत में 50% रकम जमा करवाई जाती है। माजी की तरह तहफ़ गायब नहीं होते। अच्छा, ये वजाहत ठीक है इनकी। हाँ। लेकिन वो जो आम शहरी है इब्रार अहमद, उसने बुनियादी तौर पे तो ये सवाल ही नहीं पूछा था कि अगर वज़ीर आज़म ने तोशा खाने से कोई तोहफ़ा ख़रीदा है तो 15% में ख़रीदा है या 50% में। उसका तो बुनियादी सवाल ये है कि भाई साहब, आपने 3 साल में जो तहफ़ मिले उनमें से कितने आपके पास हैं, उनका स्टेटस क्या है, क्या सारे के सारे तोशा खाने में ये है। तो शहबाज गिल ने उस सवाल का जवाब दिया जो उस शहरी ने नहीं पूछा था। दूसरा ये है कि ये जो है ना कि जी जो दोस्त ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात पे असर पड़ेगा और ये हसास मसला है। तो मुझे याद पड़ता है कि जब पिछली हुकूमत में भी जब ये सवाल उठाया गया था कि भाईजान तफसीलात दीजिए कि कितने चीज़ें मिली और वो कहाँ हैं, तो उस वक्त भी जो हुकूमत थी उसने एग्जैक्टली इन्हीं लाइनों में कहा था कि दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पे असर पड़ सकता है और हसास मामलात हैं। लेकिन उसके बावजूद नैब ने रेफरेंसेस बनाए किसके ख़िलाफ़? साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़, कि उन्होंने जो तोशा खाने के जो क़वानीन हैं उनमें तरमीम की और 15% पे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को और साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी को
गाड़ियां और तहाइफ 15% पे दान कर दिए। ठीक है, तो ये करप्शन है, ये मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। तो नैब ने रेफरेंस बनाया, मार्च 2020 में नैब फाइल करती है ये तीनों असहाब पे। अच्छा, इस साल अप्रैल में जो एहतसाब अदालत है उसने नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी मुलजिम करार दिया। बिल्कुल। और उसके बाद ये हुक्म दिया गया कि उनकी जो इमलाक है उनको जब्त, वो अटैच की जाए, बशमूल उनके अगर कोई बैंक अकाउंट्स हैं तो उनमें जो भी रकम है वो सरकारी ख़जाने में जमा कराई जाए, चूँकि ये करप्शन का केस है। अच्छा, उनके हिसाब में तो ये करप्शन का केस है जिसमें उनकी जायदाद वायदाद सब हो गई जब्त। यहाँ पे अदालत जो है वो इनका ये ख्वाहिश है कि ये मान ले कि नहीं साहब, ये जो है ज़ाब्ते के तहत अगर कोई चीज़ें गई हैं तो गई हैं और सेंसिटिव मामला है और दीगर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पे असर पड़ सकता है। तो अब नैब के जिसके सरबराह को एक्सटेंशन दरपेश है और वो एहतसाब अदालत जिसने उन तीनों को तंबू कर दिया तोशाखाना केस में, अब अगर ये केस उन्हीं लाइनों पे है तो देखूंगा मैं कि नैब क्या करती है और फिर एहतसाब अदालत क्या करती है। बिल्कुल। दूसरा, शहबाज गिल साहब ने ये तो फरमा दिया कि 15% तक पैसे जमा कराए जाते थे, माजी में हमने 50% कर दिए, लेकिन काबीना ने जो कहा है उन्होंने उसी रूल का हवाला दिया है जिसमें 15% करके आप छप्पर कर लेते थे। तो अब ये पता नहीं अपनी तरफ से इन्होंने कहा है, क्योंकि रूल में कोई तब्दीली नहीं आई है। तो आप जब उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे उस वक्त, तो अब आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं जनाब ये और तो ये कोई मसला था ही नहीं भाई। एक आम शहरी था इब्रार अहमद, उसने कहा साहब हमें तफसील दे दें, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप तफसील दे देते। बिल्कुल। लेकिन वो जो है ना फिर मज़ा नहीं आता, फिर वो उस्तादी ना हुई। अच्छा, और फिर वो फन जो होता है ना, वो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है कि आसमान में अगर कोई एक तीर भी उड़ रहा है तो उसका रुख अपनी तरफ करने का जो लुत्फ है वो आप क्या जाने। सही बात है। और फ़नून लतीफ़ा का मसला जो है ना, अब ये बड़ा ज़बरदस्त इस पे बैठता है, लेकिन अभी भी देखिए देना तो इन्हें हिसाब पड़ेगा। अब बात तो चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, वो भी अगर सस्टेन कर लेती है कि हाँ इंफॉर्मेशन कमीशन ने सही कहा तो आपको देना तो पड़ेगा। लेकिन आप ये जो फुर्तियाँ घुमा रहे हैं ना कि नहीं नहीं वो 15% देते थे, हम 50% ये तो पूछा ही नहीं गया ना। हाँ, ये ना पूछा गया और ना ये रूल में तब्दीली हुई है। ये तो अपनी तरफ से कह रहे हैं ना कि आपने अच्छा जी 50% कर दिया। साथ ही आप ये भी ले आए कि दोस्त ममालिक से भी आपको पता है जी। अब वो आपको MG गाड़ियाँ भी याद होंगी जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने तोहफे में दी थी और बाकी चीज़ें, ये तो सामने की चीज़ें हैं ना। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि खुदा ना खास्ता वज़ीर आज़म ने कुछ ले लिया होगा तोशा खाने से 50% पे और वो छुपाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि हम अब भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि वज़ीर आज़म इंतहाई सादा इंसान है और उनके पास चंद जोड़े हैं। वो उनकी अहलिया मोहतरमा भी अपने इंटरव्यू में कह चुकी हैं, सादगी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सब ठीक है, गुजारा भी नहीं तो हाँ, अगर ये सब है तो फिर तो 3 मिनट भी नहीं लगने चाहिए ना। और क्या के साहब ये है ये सारा सिलसिला। उसको क्या कहते हैं घुमा के ना, हाँ, उसका जेवर बना दी सुनार वाला काम करने वाली, सुनार वाला, लोहार वाला होना चाहिए। माशाल्लाह ऐसे ऐसे सुनार बैठे हैं ना कि वज़ीर आज़म खुद तो छुप रहे हैं इस रूल के पीछे हैं, बाकी उनके जो स्पोक्समैन हैं वो तावीलें दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये वो नहीं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और तो कोर्ट में देखते हैं ये मामला अब नोटिस हो गए हैं कि क्या रुख इख्तियार करता है। आपको अपडेट देते रहेंगे। फ़िलहाल न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ है, वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और एक वाक़े का तस्करा करना ज़रूरी था, वो ये है कि रहीम यार ख़ान में चंद रोज़ कबल एक हिंदू जो फैमिली है और उनके साथ 15 हिंदू ख़वातीन भी हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया सिर्फ़ इस बात पर कि उन्होंने एक मस्जिद से पानी पी लिया जब
वो वहाँ कपास चुनने के लिए इस पूरे जो 15 ख़वातीन प्लस मज़दूर उनको ठेके पे लिया गया था। गर्मी बहुत थी और वो मज़दूरी ख़त्म करके शाम को तकरीबन 6 बजे वो मस्जिद के नलके से पानी पी रहे थे। उस दौरान वहाँ पे लोग आ गए, जो मियाँ गफ़ार एक जिनकी जो वो उन लोगों ने इनको न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि इनको ले कर के अपने डेरे पर भी गए और वहाँ पर भी इनके साथ मारपीट की। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है मगर अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है। हमारे साथ मौजूद हैं रहीम यार खान से डॉन के नुमाइंदे इरफानुल हक साहब। इरफान साहब, ये क्या किस्सा है, ये कब हुआ वाक़या, कैसे सामने आया? जी जज साहब, ये जो वाक़या हुआ ये कोई 11 तारीख के लगभग का वाक़या है। मुख्तसर ये कि जो चक नंबर 106P है, ये रहीम यार खान शहर से जुलूम में वाक़या है। उसके साथ एक है बस्ती कहूर खान, उधर ये जो हिंदू मिनॉरिटी है भील बरादरी के लोग बैठे हुए हैं और वो मुख्तलिफ जगह पे जाके कपास की जुनाई का काम करते हैं मेहनत मजदूरी के लिए। तो वो वैसे तो काफ़ी सारे मेंबर थे उनके, लेकिन ये कोई 5 या 6 मेंबर बताए जा रहे हैं कि जो अपना काम कर रहे थे और उसके बाद जो है जब वो उनको प्यास लगी तो जो 106P चक है उसके बाहर एक कॉर्नर पे सड़क के ऊपर एक मस्जिद है, उसके बाहर कोई पानी का नल था। जब वहाँ ये पानी भरने गए हैं तो वहाँ पे जो वहाँ के मुकामी ज़िम्मेदार हैं उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में फिर वो वापस खेत में आ गए और जब शाम को वो अपनी कपास की चुनाई जो है वो मुकम्मल करके और कपास को ज़िम्मेदार के जो डेरा है वहाँ पे छोड़ के जा रहे थे वापस, तो फिर उन्होंने उन्हीं ज़िम्मेदारों ने, जो मुकामी ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने इन 5 या 6 बंदों को, उसमें एक खातून भी शामिल है, उनको अपने डेरे पे हॉस्टेज बनाया और वहाँ पे दोबारा तशद्दुद किया। उसके बाद फिर जो है ये लोग जब थाना एयरपोर्ट पहुँचे उस वाक़े की FIR दर्ज कराने, तो पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। जी अच्छा, तो इनकार, आपकी जो रिपोर्ट मैं डॉन में पढ़ रहा था उसमें यह है कि इनकार की वजह ये थी कि ये जिन्होंने मार पिटाई की इन लोगों के साथ वो PTI के कोई मकामी MP हैं, उनसे इनका ताल्लुक़ था, मार कुटाई करने वालों का। और फिर आप ही की रिपोर्ट में आगे है कि PTI जनूबी पंजाब का जो अक़लियती विंग के सेक्रेटरी जनरल हैं यदुष्टर चौहान, उन्होंने भी कहा है कि ये वाक़या रोज़े अव्वल से उनके इल्म में है, लेकिन वो मकामी बरसरदार जमात के यानी अपनी जमात के मकामी MPA के असर रसूख की वजह से इस मामले से अलग थलग रहे। ऐसा ही है? बिल्कुल। इसमें देखें जी, मेरी जो बात हुई है एक तो यदुष्टर चौहान से हुई है और एक जो उनके बड़े हैं भील बरादरी के जान भील, वो डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी के मेंबर भी हैं और पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग ज़िला रहीम यार खान के प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनके मुताबिक जो है वो ये बात, बल्कि एक दो और भी वहाँ के मुकामी लोग, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बगैर नाम लिए यही इजहार किया कि एक मुकामी MP हैं PTI के और जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनसे बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं या शायद रिश्तेदारी भी है। इस वजह से पुलिस जो है वो FIR दर्ज करने से जो है वो अपना कतरा रही थी। लेकिन अब कर लिया FIR दर्ज और गिरफ्तारियां नहीं हुई। अच्छा, उसमें जो मेरी बात हुई पीटर जान भील जिनका मैंने जिक्र किया अभी, उन्होंने कहा जी कि फिर उन्होंने जब FIR दर्ज नहीं हो रही थी तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया जो पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट है उसके करीब। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो तब बाद में फिर वो जो रहीम यार खान के PTI से MNA हैं जावेद बड़ाइच, उनके पास गए और उन्होंने फिर इनकी मदद की और उनके कहने पे ये फिर FIR हुई। और डिप्टी कमिश्नर जो हैं डॉक्टर खुर्रम शहजाद, उन्होंने कहा कि आज यानी उनकी कोई मीटिंग होनी थी माइनॉरिटी वालों से और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम एक्शन लेंगे। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि एक्शन से उनकी मुराद शायद गिरफ्तारियाँ थी, तो इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई, कोई मीटिंग हुई? उसके बाद की डेवलपमेंट ये है कि जब FIR हो गई तो उसके बाद जो वहाँ पे मेरी एक और भी वहाँ के उस बस्ती के रहने वाले हैं, वो साबका सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फारूक वरिंद साहब, उनसे भी मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि ये लोग हमारे इस बस्ती में सालों से रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, कभी कोई ऐसा वाक़या आज तक पेश नहीं आया।
और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जिन लोगों ने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया है वो उसके पहले भी इस तरह के वाक़यात सामने आते रहते हैं। अभी आपने बात की डिप्टी कमिश्नर की, तो उनसे मेरी बात हुई थी डॉक्टर खुर्रम शहजाद से, तो उन्होंने कहा जी कि आज उनके जो बड़े हैं हिंदू कम्युनिटी के, उनकी मीटिंग हुई है उनके साथ, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे मुकम्मल जो है वो नहीं, वो इत्मीनान का इजहार तो कर दिया, लेकिन गिरफ्तारियां हुई या नहीं हुई? जी, गिरफ्तारियां कोई हुई? अच्छा, मैं उधर ही आ रहा हूँ। गिरफ्तारियां इसलिए नहीं हुई कि जब पुलिस ने FIR के बाद कुछ गैप दिया तो वो जो जिन पे इल्ज़ाम है उन लोगों ने अपनी अबूरी जमानतें करा ली। जी, तो ये अच्छा, इस पे जो FIR पे ये भी लिखा है कि वो जो मज़दूर थे हिंदू सारे, उनके पास जो पैसे थे वो भी वहाँ जो है जब उनके साथ उनको होस्टेज बनाया या उनके ऊपर तशद्दुद किया वो भी वहीं रह गए। अब वो भी मांग रहे हैं, तो पुलिस बिल्कुल ही इसमें पार्टिजन प्ले कर रही है। गैर जानिबदार। जज साहब, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ FIR में ये कह रहे हैं उन्होंने कोई नकदी भी छीनी गई थी FIR के मुताबिक, जो कि 35,000 रुपये पुलिस के पास है, या जो तशद्दुद जिन्होंने किया उनके पास है। देखें जी, जो मेरी बात हुई है उनके नुमाइंदों से, जो अक़लीती बरादरी है, उसमें उन्होंने नकदी छीनने का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ जो है वो 2 मरतबा तशद्दुद की बात की है उन्होंने। भूंग की मस्जिद का जो है, भूंग का किस्सा, मंदिर पे हमला हुआ था, फिर उसके बाद रातों रात वो मंदिर जो है रेस्टोर कर दिया गया था, तो उससे जो पंजाब हुकूमत है उसकी बड़ी वाहवाह हुई थी। अच्छा, और ये 1 आध महीने पहले का ही वाक़या है, तो अब जो ताज़ा वाक़या है उससे तो अंदाज़ा होता है कि उस वाक़े से जो एक खैर सगाली का फ़ज़ा पैदा हुई थी वो तकरीबन ख़त्म ही लग रही है। मुझे ऐसा दूर बैठ के लग रहा है, आपको भी लग रहा है? जी खान साहब, उसमें ऐसे है कि ये अगर हम देखें कि इंडिविजुअली जो है वाक़यात इस तरह के उसको हम जो है वो भूंग वाले वाक़े से तो रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो मेरी नाक़िस राय है वो ये है कि पिछली मरतबा भी और इस मरतबा भी जो डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी है उसका रोल जो है, जो होना चाहिए, जो कि हुकूमत ने हर ज़िले में बनाई हुई हैं, वो उनका कोई रोल खातर खार रोल सामने नहीं आया। और पीटर जॉन भील के मुताबिक, चूँकि वो भी मेंबर हैं, उन्होंने कहा जी कि मैंने उस कमेटी के चेयरमैन और एक सीनियर मेंबर को इस वाक़े से मुतल्लक बताया, टेलीफोन करके कि इस पर मीटिंग बुलाएं, लेकिन उन्होंने इस पर गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, वरना जो है वो अमन कमेटी जो है उसको फ़ौरन अपना किरदार अदा करते हुए जो है वो इस मसले को देखना चाहिए था। तो अब जो उन्होंने ज़मानतें करवा ली हैं तो ज़ाहिर है वो भी तो कंडीशनल ही होती है ना, उन्हें कोर्ट के सामने तो सरेंडर होना पड़ता है जो एग्रेसर्स हैं इसमें। जी, अभी जो आज मेरी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है ना जी, उसमें जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि कमेटी के साथ उन्होंने जो है वो जो कोई एक्शन लेने की बात तो सामने नहीं आई। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अब उन्होंने इस बरादरी जो है अपना अक़लीती बरादरी, उनसे ये कहा है कि अगर इस किस्म का कोई भी वाक़या हो तो सबसे पहले वो कहीं भी जाने से पहले डिप्टी कमिश्नर और आइंदा अगर इस तरह का वाक़या हो, आइंदा इस वाक़े को भूल जाए, आइंदा अगर हो तो फिर भाई के पास आइएगा, ऐसा है। तो उसको जब ऑन बोर्ड लेना चाहिए, DP और DC को, अगर कोई इस किस्म की कोई शरारत हो। साथ में डिप्टी कमिश्नर ने जो कल जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह जो ये भूंग के वाक़े के बाद जो है वो काफ़ी सारे अक़लीती बरादरी के लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की बातों को एग्जैजरेट करके भी कर रहे हैं, क्योंकि 2-4 उनको फेक कॉलें आई हैं कि एक जगह मंदिर पे हमला हो गया था, लेकिन वहाँ पे उस इलाके में 100 किलोमीटर में मंदिर ही नहीं है। इस तरह के कुछ 3-4 और भी वाक़यात हुए, तो इसलिए जो अक़लीती बरादरी है उनको भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये मारपीट का वाक़या भी उन्हें फेक लग रहा है या वाकई हुआ है? नहीं, ये वाकई हुआ है, क्योंकि इसमें जो है जी, जब जितने भी मैंने अपने सोर्सेज से भी बात की है और जो 3-4 जिनके मैंने स्टोरी में नाम मेंशन किए हैं, उन्होंने इस वाक़े को बिल्कुल जो है वो माना है कि ये वाक़या हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफानुल हक साहब हमसे बात का। और मस्जिद से अगर पानी पी रहे थे तो मेरे ख्याल में कोई इसमें
क्या मसला था? आपको याद होगा वो एक बच्चे का, एक बच्चा अभी जो हम 2 महीने पहले ही डिस्कस कर रहे थे, वो बच्चा जिससे वो भूम की बात हो रही थी ना, वही तो वाक़या था। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। हम जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं वो तो आपस में छीना झपटी, छीछा लेदर, एक दूसरे का गिरबान पकड़ना, गालम गलोच होता ही रहता है। लेकिन जो मगरिब के तरक्की याफ्ता और इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बल्कि सुपर पावर्स कहना चाहिए, जो सलामती कौंसिल के 5 अरकान हैं, उनमें से जब ये खबर आती है ना कि जी फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका आपस में दस्तों गिरेबान हो गए, तो कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे मज़ा आता है, इसलिए कि इन्होंने बाकी दुनिया के साथ जो किया है। ताज़ा तरीन जो झगड़ा है वो ये है कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने चीन को घेरने के लिए, अब अफ़गानिस्तान तो मसला हल हो गया ना, अब बाकी जो है फुर्सत है, तो अब चीन को घेरने के लिए बड़ा टाइम है। तो इन तीनों ममालिक ने चीन को घेरने के लिए एशिया और बहरुल काहिल के लिए एक 100 तरफ़ा दिफाई समझौते का ऐलान किया। ठीक है, उससे पहले जो है एक और दिफाई समझौता क्वाड्स के नाम से हो चुका है, आपको पता ही है, जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका शामिल हैं। ये इसके ऊपर था, जिसमें कि यूके, यूएस और चाइना, ऑस्ट्रेलिया शामिल। इसमें जो टीप का बंद है वो ये है कि यूके और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे एटमी ईंधन से चलने वाली आबदोज़ें बनाने के लिए, और कम से कम आप 8 आबदोज़ें जो बनाएंगे हम आपसे ताउन करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि जब उसने ये यकीन दहानी वसूल कर ली, तो उसके बाद 2016 में उसने एक फ्रेंच कंपनी को 12 आबदोज़ों की तैयारी का जो ठेका दिया था, तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर का, वो उसने अचानक से मनसूख कर दिया फ्रांस को एतमाद में लिए बगैर। तो उसके बाद से पिछले 3 या 4 दिन से एक अजीब तमाशा जो है वो शुरू है। फ्रांस ने इतना नाराज़ हुआ कि उसने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने सफ़ीर बुला लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ तारीख़ में, अमेरिका और फ्रांस के ताल्लुकात में ऐसा कभी नहीं हुआ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन्होंने तोहफे में दिया था ना जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो तब से अब तक ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, फिर यह है कि जो फ्रांस है उसने बरतानवी वज़ीर दिफा के साथ जो एक मीटिंग थी जो आज होने वाली थी वो भी कैंसिल कर दी, और बरतानिया के बारे में यार जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो नेपोलियन ने एक ज़माने में नेपोलियन से मंसूब है ये फ़िक्रा कि ब्रिटिशर्स आर नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, ठीक है। अच्छा, वो चले ठीक है, वो तारीख़ का हिस्सा बन गया। तो जो फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे कहा गया कि जी आपने सफ़ीर बुला लिया ऑस्ट्रेलिया से, और यूएस से बुला लिया, वाशिंगटन से बुला लिया, लंदन से नहीं बुलाया आपने। तो उन्होंने ये कहा कि भाई बात ये है कि ये जो बरतानिया है ना, ये जो इस सैफरीकी माहिदा है, इसका फालतू पहिया है, यानी थर्ड व्हील है, जिसका कोई ख़ास मसरफ़ नहीं होता है। अच्छा, और वो अमेरिका का दुम छल्ला है। अल्फाज चेक करें आप, देखें फ्रांसीसी ज़बान जो है वो दुनिया की डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है वो तस्वुर की जाती है, और जो भी माहिदा होता है उसका एक फ्रांसीसी वर्जन ज़रूर रखा जाता है, डिप्लोमेसी की ज़बान कहलाती है। तो वो साहब ये कह रहे हैं कि जी बरतानिया हमें पता है अमेरिकी दुम छल्ला है, और बरतानिया का दोगलापन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये उसने जो बात की है। अच्छा, फिर इन्होंने गुस्सा ठंडा करने के लिए जो बाइडन ने कहा कि समझने की कोशिश करें भाई साहब, हम पेरिस जो है अपने वज़ीर ख़ारजा को भेज रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे, कोई गलत फहमी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा जी हमने 2 आलमी जंगों में आपको बचाने के लिए अपने हज़ारों फ़ौजी जो मरवाए हैं फ्रांसीसी सरज़मीन पे, तो हमें पता है कि आप हमें कितने अजीज़ हैं,
लिहाजा हम बात करेंगे। इवन बोरिस जॉनसन भी कह रहा है कि भाई साहब गुस्से की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, फ्रांस को उतना ही गुस्सा चढ़ा है इसलिए कि माल का मसला है ना। अचानक रातों रात 40 से 50 बिलियन डॉलर का यार ठेका अगर कोई और फ्रांस में लेटली जो ज़ाहिर मुज़ाकरात रेड जैकेट्स और वो उनके हुए थे ऑलरेडी। यूरोप जो है बर्डन में है सिवाय जर्मनी जिसके खिलाफ घेरा था चीन, हाँ वो मुस्कुरा रहा है। अच्छा कहने लगा ओ हो तो आप हमारे लिए घेरा तैयार कर रहे थे, आपस में लड़ पड़े। तो असल मसला जो है फिर आखिर में अटकता है, जितनी भी यारी हो मईशत पे फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। नवाब बढ़ा ना भैया, माल पानी सबसे बड़ा रुपया। तो वक्त की कमी है और तफरी ली जा सकती थी, लेकिन जाहिर है प्रोड्यूसर साहब नहीं चाह रहे ये, तो हम यही ख़त्म कर रहे हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।